अभी तक हमने विद्युत धारा के मात्रक तक बात कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है धारा की दिशा कैसे होती है ना। धारा की दिशा किधर की ओर होती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि धारा के चलने के विपरीत दिशा में तो इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलने के विपरीत दिशा में धारा चलेगा, है ना, यानी कि करंट चलता है। इसे मान लीजिए ये कोई सेल है ना, ऐसे ये कोई सेल है ना। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इस सेल में जो करंट फ्लो होता है ना, मान लीजिए हम यहाँ से एक जो है एक सर्किट कंप्लीट कर देते हैं ना, यहाँ से एक इस तरह से, है ना, ये के है, कुंजी के है, ठीक है। जब हम इसको ऑन करेंगे, है ना, तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भागना चालू कर देंगे इधर से, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे इस तरह से, है ना, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। जब इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो इधर का जगह खाली होगा करंट के लिए, हाँ, यानी कि आई जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं उधर करंट चलता है ना। अब देखिए, चूंकि पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर होते नहीं है, प्रोटॉन चलता नहीं है, प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव होता है। तो इसका भाव समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिविटी इधर बढ़ रही है, नहीं समझे। मान लीजिए कोई इंसान के अंदर नेगेटिविटी भरी है और पॉजिटिविटी कम है। जब नेगेटिविटी भरी है तो पॉजिटिविटी कम रहेगी। अगर उस व्यक्ति से नेगेटिविटी निकल जाए तो क्या होगा कि उस इंसान पर धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिविटी जा रही है वैसे वैसे पॉजिटिविटी आ रही है। हालांकि पॉजिटिविटी उस पर नहीं आ रही है लेकिन नेगेटिविटी घट रही है। तो इसके कंपेरिजन में कि उस पर पॉजिटिविटी आ रही है, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो यहाँ पर ये एरिया पॉजिटिव होता जाएगा, यानी कि इधर की तरफ पॉजिटिव जो है चार्जेस चलेंगे और करंट की दिशा फिर तो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा चलती है ना। इस तरह से धारा की दिशा कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की माप, है ना, मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम समझेंगे कि जो है इसकी विद्युत धारा की माप, है ना, माप, ठीक है। मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कैसे होता है ये, है ना, यानी कि हम करंट को कैसे मापेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि करंट, देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि करंट को नापना है तो हमको एक यंत्र होता है, एक सिस्टम होता है अमीटर नाम का, ठीक है। एक अमीटर होता है, उस अमीटर के थ्रू हम करंट को नाप सकते हैं। यानी करंट को जो नापने का सिस्टम है वो क्या है, अमीटर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुखार को नापना है तो क्या नाम है, थर्मामीटर होता है ना। या कोई लिक्विड मटेरियल को अगर हमको मेजरिंग करना है तो उसके लिए हम कोई जो है लीटर या जो उसका सिस्टम होता है ना। ऐसे ही जब हम करंट को नापते हैं ना, करंट को, तो उस करंट को नापने के मशीन को अमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। और इस अमीटर को उस सिस्टम में लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी है ना, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं, ठीक, और यहाँ पर लगा देते हैं हम अमीटर, ठीक है, अमीटर। और इधर फिर लगा देते हैं प्रतिरोध, ठीक है। अब ये एक मशीन, एक सिस्टम है, ठीक है। अमीटर के देखिए दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस और ये माइनस बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सिस्टम है और इसको इस तरह से इसमें लगाया जाएगा। यहाँ पर जो है कुंजी है और ये पावर सप्लाई इसको यही दी जाएगी, इस मशीन को। ये पूरा अमीटर है, ठीक है। अब हम बाहर से जो वायर आ रहा है जिसका हमको करंट नापना है,
कि उसमें करंट कितना है, तो हम वहां से दो वायर आते हैं ना, एक पॉजिटिव, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम उस तार को लाके इसमें से लगा देंगे, ये माइनस वाला होगा और ये प्लस वाला होगा, ठीक है। अब देखना, कहने का मतलब ये है कि अमीटर का जो पॉजिटिव वाला चार्ज जो पॉइंट है ना, अमीटर का पॉजिटिव पॉइंट हम वायर के पॉजिटिव वाले से लगाएंगे। जो हमारे पास दो वायर होंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम वायर का पॉजिटिव वाला पॉइंट देखना अमीटर के पॉजिटिव से लगाएंगे, और वायर का नेगेटिव जो पॉइंट है उसको हम लगाएंगे अमीटर के नेगेटिव से। और जैसे ही इस कुंजी को ऑन करेंगे तुरंत ये सिस्टम चालू हो जाएगा। और दूसरी चीज, अमीटर के श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम प्रतिरोध को लगाएंगे। प्रतिरोध को लगाने का जो कंसेप्ट होना चाहिए वो अमीटर के श्रेणी क्रम में होना, यानी कि जिधर अमीटर लगा हो उधर उसी से वायर निकला हुआ हो डायरेक्ट, और उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। फिर जैसे ऑन करेंगे तुरंत ये अमीटर का जो अपना मेजरिंग प्लेट होगा इस पर, है ना, जो इसका नंबर जो भी कुछ नंबर होगा उसमें एक सुई लगी होगी, कंपास, वो कंपास ऐसे इस पर ऐसे ऐसे मूव करेगी, है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ऐसे है वो, ठीक है, ऐसे उस पर नंबरिंग पड़े हुए हैं 0, 5, 10, 15, है ना। तो वो कांटा जो होगा यहाँ पर सुई वैसे चलेगा, तो जितना भी करंट होगा उसमें, यानी कि इस सेल में या इस सप्लाई में, उतना ये मूव कर जाएगा सुई, और हमको पता चल जाएगा कि वो 15, मान लीजिए 15 एम्पियर का करंट। देखिए अमीटर जो होता है ना वो करंट को एम्पियर में बताता है, अमीटर क्या करेगा, करंट को एम्पियर में बताएगा। तो इस तरह से हम विद्युत धारा को माप सकते हैं, है ना। समझ में आया, विभव, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखना विभव, है ना, चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान भाषा समझ में आएगा। जैसे हम जब कोई एक गर्म ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, कोई कोई मटेरियल, कोई पदार्थ खूब गर्म हो, उसके पास में और जो मटेरियल हो क्या हो, ठंडा हो, तो गर्म पदार्थ के बगल के जो मटेरियल होंगे, जो एटमॉस्फेयर होगा, आप कुछ देर के बाद ऐसा फील करेंगे कि वो भी, यानी कि जो सराउंडिंग एरिया है वो भी गर्म हो जाएगी, है ना। यानी कि जो हीट बॉडी कोई भी रखी हुई थी, उसके पास की जो ठंडी बॉडी है या ठंडा एयर है, वो उस बॉडी के इंस्पायरेशन से, गर्मी से, बगल का भी जो एरिया होगा, जो मटेरियल रखा होगा, वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टंकी है ना, टंकी, या सबसे पहले हम वो समझा दें आपको, चाय वाला, है ना। अब मान लीजिए ये चाय इसमें भरा हुआ है, अब ये बहुत गर्म है ना, इसमें ऐसे ऐसे क्या है, ये वाष्प जो है निकल रहे हैं। अब इस चाय को हम जहां भी रखेंगे, आसपास की जो कूल एयर है, क्या है, कूल एयर, है ना, और ये क्या है, ये हॉट एयर है ना। तो ये हॉट एयर धीरे धीरे फैल करके कुछ एरिया में जो कूल एयर है उसको भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास दो टंकी है ना, इस तरह से, है ना, एक बड़ी टंकी मान लेते हैं, है ना, इसमें वाटर लेवल कहां तक है, यहां तक भरा हुआ है, और इसमें जो वाटर लेवल है वो यहां तक है ना। इसका जो बॉटम है उसको हम फिक्स कर देते हैं, ये लो, ये बॉटम इसका हम कुछ यहाँ तक, दोनों की दोनों का जो बॉटम है वो सेम हाइट पर है, ठीक है। अब इसमें जो वाटर लेवल है वो ज्यादा हाइट तक है ना, और इसमें वाटर लेवल होगा कि जब इसको हम आपस में कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कनेक्ट कर दें, किसके जरिए, एक पाइप से इसको हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि इसमें जो वाटर प्रेशर है, जो हाइट है पानी की वो ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसका कुछ पानी इस पाइप के जरिए इस टंकी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम ज्यादा होने की वजह से ये पानी इसमें आना चालू करेगा, यानी कि इसकी ज्यादा पावर है पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये पानी इधर से आएगा, और ये पानी इसमें तब तक आएगा जब तक इस दोनों टंकी का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों का वाटर लेवल बराबर होगा ना, ऐसे लोग पानी यहां से इधर आना और यहां से इधर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया। तो पानी उधर बहने के लिए या पानी को इधर बहने के लिए एक की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि एक में वाटर लेवल
ज्यादा होना चाहिए, तभी वो दूसरे में जा पाएगा। एक की गर्मी दूसरे में धीरे धीरे तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का जो हीट एनर्जी होगी वो बराबर ना हो जाए, है ना। तो कुछ इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है ना। देखिए ठीक यही कंसेप्ट वैद्युत विभव बोल रहा है, यानी कि इसमें भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ठीक ऐसे ही है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि उच्च विभव से उच्च विभव से नीचे विभव की तरफ जो है ये बहता है ना। इसमें विभव होता क्या है, आवेश का फ्लोइंग होता है बस, ठीक है। फ्लोइंग ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो उच्च हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ज्यादा पोटेंशियल रखे हैं, ज्यादा चार्जेस इसके पास भरे पड़े हैं, है ना। और एक बगल में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए जिसमें कि कम जो है चार्जेस हो, तो आप देखेंगे कि इसका पावर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, है ना। तो पोटेंशियल जो वैद्युत विभव है वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलता है, ना कि नीचे से ऊंचे की ओर चलता है ना। और यानी कि ऐसे समझिए कि इसका आवेश इसका आवेश इस पर तब तक जाएगा जब तक ये बराबर ना हो, और जैसे बराबर हो जाएगा, मान लीजिए इधर भी तीन तीन हो गए, है ना, लो हो गए बराबर तीन तीन आवेश। अब ये उधर नहीं जाएगा, अगर इसके पास और भी होता और जाने की कोशिश करे तो जब बराबर हो जाएगा ना, तब वो उसको रिपल्स करने लगेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा, तब ये उधर ट्रांसफर नहीं होता है। और अब इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए हैं तो अब आप समझिए विद्युत विभव क्या होता है। देखना, यानी कि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आवेश चलता है। तो यहां पर अब आपको बताएं कि जब कोई आवेश, है ना, जब कोई क्यू आवेश किसी अनंत पॉइंट से, है ना, कहीं बाहर से, किसी बाहर मान लीजिए यहां पर कोई आवेश क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्यू आवेश को जब हम इधर लाएंगे, इस सिस्टम में लाएंगे, है ना, या ये कोई मान लीजिए क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो जब हम किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लेकर आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, यानी कि कार्य करना पड़ता है, जिसको हम किससे लिखेंगे, डब्ल्यू से लिखेंगे। तो जब किसी आवेश को किसी अनंत पॉइंट से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में हमको डब्ल्यू वर्क करना पड़े, तब कहते हैं कि वो पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और उस आवेश और इस कार्य के अनुपात को ही विभव कहते हैं, यानी कि V बराबर W अपॉन क्यू, है ना, बराबर W अपॉन क्यू, है ना। किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, जिसको V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी वो हम लिख सकते हैं क्या, जूल बटे कूलाम, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, यानी कि विभव की एक और यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और दूसरी यूनिट होती है जूल बटे कूलाम, ठीक। ये तो विभव समझ गए क्या है, कि किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से विभव समझ सकते हैं, है ना। अगर आवेश एक हो और किया गया कार्य भी एक क्या हो, जूल हो, है ना। जूल की यूनिट यानी वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो अगर आवेश हमारे पास एक हो, एक कूलाम का हो, और किया गया कार्य एक जूल का हो, तो कह सकते हैं कि एक वोल्ट, है ना, क्या कितना हो जाएगा, एक वोल्ट का जो है विभव प्राप्त होगा, है कि नहीं। या विभवांतर, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल
विभवांतर भी कुछ और नहीं है, बिल्कुल वैद्युत विभव की तरह है, ठीक है। किसी दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को स्थापित करने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। अब इस दो बिंदुओं के बीच में हमको जो है क्यू क्यू को लाना है, क्यू को स्थापित करना है। तो इन दो बिंदुओं के बीच में किसी आवेश क्यू को स्थापित करने में जो कार्य हमको करना पड़ेगा उसी को हम विभवांतर यानी कि वी, देखिए वैद्युत विभव को भी वी से लिखेंगे, विभवांतर को भी वी से ही लिखते हैं, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि W अपॉन क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, समझिए ना, सेम कंसेप्ट। विभवांतर बस इतना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में किसी आवेश को स्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है वही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को भी V इक्वल टू W अपॉन क्यू से लिखते हैं, इसका भी वही यूनिट वोल्ट या फिर जूल बटे कूलाम कह सकते हैं, जूल बटे कूलाम कह सकते हैं। ये विभवांतर होता है विभव का अंतर। इसके वर्ड में ही इसका शब्द ये जो है ना, इसका जो लेटर है उसको उसी वही बता रहा है कि जैसे मान लीजिए विभवांतर मतलब कि विभव प्लस अंतर, यानी कि विभवों के अंतर को ही तो विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को, यानी कि दो जगह पर विभव है उसके बीच जो अंतर है उसी को विभवांतर कहते हैं। आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 5 वोल्ट है, इस कोई ये पॉइंट है जहां पर 5 वोल्ट है और ये कोई पॉइंट है जहां पर 10 वोल्ट है। अब दोनों बिंदुओं के बीच अंतर कितने का? 5 वोल्ट का। कितने का? 5 वोल्ट का। तो यही तो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। यानी कि दो जगह पर विभव है, इसके बीच अंतर कितना है? 5 है। अच्छा, अगर इसमें हम आवेश को प्रवाहित कराने की कोशिश करें तो इधर से इधर की ओर, इधर की 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर ही आवेश जो है फ्लो हो सकता है, इधर से उधर नहीं जा सकता। उधर से ही आवेश इधर आ सकते हैं जब तक कि दोनों का लेवल, दोनों का अंतर जीरो ना हो जाए। जैसे ही इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये जो है क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अभी अगर इसमें आवेश फ्लो हो सकते हैं तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर हो सकते हैं। अगर दोनों जगह पर 5-5 वोल्ट होता तो हम कह सकते हैं इसके बीच में विभवों का अंतर क्या है? शून्य है ना। जब विभवों का अंतर शून्य होगा तब उसमें आवेश को इधर से उधर नहीं कर सकते। विभवों का अंतर शून्य होने का मतलब क्या हुआ कि 5 में से 5 घटाओ, क्या आया? जीरो। यानी कि यहाँ पर विभवों का अंतर शून्य है, यहाँ पर किधर से भी किधर की ओर विभव को, यानी कि आवेश को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अगर हम 10 में से 5 को घटाएं तो कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर है वो कितना है? 5 वोल्ट का है। समझ में नहीं आया? तो जैसे मान लीजिए हम लोग की बॉडी अगर किसी इंसुलेटर पर हम खड़े हो जाए तो हमारी बॉडी 220 वोल्ट पर हो जाती है। हम 220 वोल्ट के वायर को अगर पकड़ लें तो हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि 220 वोल्ट उसमें है, 220 वोल्ट हमारे अंदर है, तो हम उस वायर को पकड़े से खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम उतने पावर के तो हम हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना पैर धरती से कनेक्ट करेंगे ना, धरती, आपको मालूम है कि पूरे धरती का जो पोटेंशियल है ना, धरती का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट है। तो जैसे ही हम धरती से कनेक्ट होते हैं हमारी बॉडी होती है 0 पोटेंशियल पर, और फिर हम अगर करंट का तार जो है हमको लग गया जिसमें धारा बह रही है उसमें 220 वोल्ट है, पूरा का पूरा 220 वोल्ट हमारे बॉडी से होकर के धरती में उतरेगा और हम उसका एक बढ़िया सा सुचालक, बढ़िया सा माध्यम बनेंगे और फिर हमको लगेगा करंट और हमारा, आप समझ सकते हैं, है ना। तो हमको करंट तब लगता है जब हम अपनी बॉडी को 0 वोल्ट पर कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी 220 वोल्ट पर है फिर हम आराम से तार के साथ खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी है, ऐसा करके भी दिखाया है कि हमको करंट नहीं लग रहा है, हम वायर को बराबर पकड़ रहे हैं, है ना, ऐंठ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को 220 वोल्ट पर किए हुए थे। ये 220 वोल्ट पर करने के लिए कोई मशीन नहीं लानी है आपको, बस आपको क्या करना है कि धरती से कनेक्शन अपने आप की बॉडी से हटा लेना है, एक इंसुलेटर पर खड़े हो जाइए, बैठ जाइए,
ठीक है, फिर आप तार को आराम से पकड़ सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। जैसे ही आप धरती से कनेक्ट होंगे, आपकी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बढ़िया सा जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेंगे, और आपके अंदर से करंट जो है फ्लो होना चालू हो जाएगा, और हम आप एक अच्छा सा माध्यम बन जाएंगे उसका, और फिर वो तो समझेगा ना कि आप जो है उसके क्या नाम है दोस्त हैं, फिर अपना देख लेगा वो, है ना, समझा लेगा। तो इस तरह से जो है पोटेंशियल डिफरेंस का इतना बड़ा रोल है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में ही नहीं, हर चीज में जरूरी है। अगर हमको हीट एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर करनी है, तो एक के पास ज्यादा जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक के पास कम होगी, तभी ट्रांसफर होगा, है ना। या हमको मान लीजिए एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी को खाली करना है, ले जाना है, तो एक टंकी की पानी ज्यादा होगा तभी दूसरे टंकी में पानी जाएगा एक पाइप के जरिए, अन्यथा नहीं जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह जरूरी है कि नहीं। चलिए, तो इतना बड़ा रोल इलेक्ट्रिसिटी में है। और ठीक है, अब हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या, है ना। वैद्युत चालन की व्याख्या कैसे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना ही बढ़िया वैद्युत चालन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, है ना, कोई भी मटेरियल ले लीजिए, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा फ्री होंगे उतना ही बढ़िया उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि करंट का फ्लो, यानी कि करंट का प्रवाह होगा, है कि नहीं। अब देखिए, इस वैद्युत चालन के आधार पर बात करें तो तीन तरीके से, है ना, तीन तरीके से वैद्युत चालन होता है। ठीक है, तीन तरीके के हमारे पास पदार्थ होते हैं। तो एक हो जाता है चालक, सॉरी, दूसरा हो जाता है अचालक, और तीसरा हो जाता है अर्धचालक, है ना। चालक में क्या होता है कि इसमें देखिए कोई भी मटेरियल है उसके अंदर ऊर्जा बैंड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक कोई वायर का छोटे से टुकड़ा को इस तरह से इतना सा जूम करें, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, इसको जूम किया गया है, तो इसके अंदर ना एक लेयर होती है ना। एक होता है ऊर्जा बैंड, है ना, ऊर्जा बैंड, और एक होता है नीचे संयोजी बैंड, है ना। अब ये ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतर है ना, वो जितना ही ज्यादा कम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 0.07 वोल्ट का अंतर होता है। यानी कि जो चालक होता है ना, उसके पदार्थों के बीच में, यानी कि ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0.07 वोल्ट का होता है, यानी कि बहुत कम। यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों लगभग चिपके होते हैं, और तब जाकर के इनके आपस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऐसे ऐसे शेयर कर पाते हैं, और तभी वो मटेरियल चालक बन पाता है। अचालक बनने का कारण यह है कि यही ऊर्जा बैंड, यही बीच की जो गैपिंग है वो लगभग 3.0 वोल्ट की हो जाती है। इस 3.0 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है या इसके आसपास रहती है, यानी कि इसके बीच का जो गैप है वो कुछ इतना समझ लीजिए आप, है ना, इतना गैप है। अब इतने से गैप में ये ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड के जो है संपर्क में दिक्कत आती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वो अचालक बना रह जाता है। कोई भी मटेरियल जो अर्धचालक है, अर्धचालक, उसमें ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतर होता है वो दोनों के बीच में होता है, यानी कि इससे थोड़ा ज्यादा और इससे थोड़ा कम, यानी कि 1.5 वोल्ट या नियर अबाउट 1.0 वोल्ट भी हम बोल सकते हैं। 1.0 वोल्ट के आसपास की अगर गैपिंग है तो उसमें जो करंट का फ्लो होगा, जो धारा प्रवाह होगा, वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा होगा, यानी कि 40-50% मान लीजिए, तो वो हो जाता है हमारा अर्धचालक। तो इस तरह से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या को हम समझ सकते हैं। चलिए, अब आगे की टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।